फिर मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मैं अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वो सारी आवाज शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी मुझे फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद हैरान रह गया कि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे सच में अब बहुत डर लगने लगा। मैं उस भयानक जंगल में अकेला ही रह गया। वो लड़की भी पता नहीं कहां चली गई। थोड़ी देर बाद फिर उस औरत के रोने की आवाज दोबारा आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा है। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कोई लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। यमुनापुर नाम का एक छोटा सा गांव, इस गांव के ज्यादातर लोग शहर में जाकर बस गए हैं। अब गांव में बहुत ही कम लोग रह गए हैं, जिसमें बुजुर्ग और औरतों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन गांव का वातावरण शहर के वातावरण से ज्यादा शुद्ध है। चाहे सुबह हो या शाम पंछियों के चहकने से शुरू होती है। इस गांव में पेट भरने का मुख्य साधन अभी भी खेती ही है। इस गांव में विलास चाचा की छोटी सी चाय की दुकान है, जिस पर अक्सर गांव के बुजुर्ग लोग चाय जाकर पीते हैं और अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के 6 बज गए हैं। विलास चाचा की दुकान पर बिरजू चाचा और धनीराम चाचा बैठे हैं। और विलास, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? चाचा, आप सबकी दुआ और मेहरबानी से ठीक ठाक ही चल रही है। धनीराम काका, धीरे धीरे ऐसे लगता है। समय बदलता जा रहा है। पहले शाम को दुकान पर खूब भीड़ लगती थी और फिर लंबी बातें होती थी, जिस कारण उस वक्त मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो तो है, वो समय काफी पहले बीत गया और अब कोई दुकान पर आता भी नहीं है जिसके साथ बैठकर गपशप किया जाए। बारिश अब धीरे धीरे बंद हो जाती है और दुकान पे चल रही बातचीत के बीच राम और श्याम विलास चाचा के दुकान पे पहुंच जाते हैं। विलास चाचा, 2 गिलास कड़क चाय बनाओ। इस बारिश के मौसम में कड़क चाय पीना तो बनता है और साथ में बैठकर गपशप करने का जो मजा है वो और कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे बेटा, अब क्या बताऊं, इस बारिश ने काम धंधा सब चौपट कर रखा है। जो फसल लगाई थी इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। अरे चाचा, चिंता मत कीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बिरजू राम, बिल्कुल सत्य कह रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। आज हमारा समय खराब चल रहा है तो कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। पछतावा करने से सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचता है और कुछ ठीक नहीं होता। ठीक कहा धनीराम तुमने। हमें बची कुची जिंदगी को खुशी से जीना चाहिए। धीरे धीरे रात और भी काली होती जा रही थी। मेंढक के बोलने की आवाज और बादल के गरजने की आवाज से लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। चाचा, बादल के गरजने की आवाज से तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पता नहीं अब ये मौसम हमारे लिए क्या मुसीबत लेकर आएगी। अच्छा बिरजू चाचा, 1 गिलास चाय बनाना तो। बिरजू चाचा के चाय में कुछ अलग ही स्वाद रहता है, इसलिए तो हम सब इनके दुकान पर खींचे चले आते हैं। 1 घूंट चाय पीते ही सारी थकावट दूर हो जाती। इसी स्वाद के लिए तो हम बिरजू के दुकान पर खींचे चले आते हैं। धनीराम चाचा, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपके साथ बहुत बार डरावनी घटना घटा है। हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटना घटी है। क्या तुम वो रूह कपा देने वाली घटना सुनोगे? अरे हाँ काका, इस बारिश के सुहाने मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में और भी मजा आएगा। धनीराम चाचा, बारिश फिर शुरू हो गई। बारिश में डरावनी कहानी सुनने का अलग ही आनंद रहता है। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक और डरावनी सच्ची घटना सुना ही देता हूँ। कहानी है आज से 20 वर्ष पहले की, जब मैं गांव से कुछ दूर एक फैक्ट्री में काम करता था।
बस स्टैंड पर एक आखिरी बस आई। जिसमें से मैं और एक सुंदर सी स्त्री उतरी जो कुछ अजीब सी लग रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यह तो जाहिर था कि इस समय बस स्टैंड पर कोई भी ऑटो नहीं मिल सकती थी। मेरा घर बस स्टैंड से काफी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण फैक्ट्री में मुझे देर रात तक काम करना पड़ रहा था। फिर वो औरत जो मेरे साथ बस से उतरी थी, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे बहन रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? वो भी अकेले और इतनी रात में। अकेले जाना आपके लिए मुनाफिज नहीं। अरे भैया, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊँ। भला ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव कुशीनगर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है भैया? मेरा गांव तो यमुनानगर है। कुशीनगर के आगे मेरा गांव यमुनानगर पड़ता है। मगर बहन, कुशीनगर का रास्ता तो जंगल से होकर गुजरता है। पैदल इतनी दूर, वो भी इतनी रात को जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं है बहन। और ऊपर से आप एक औरत हैं। अरे भैया, अगर आप इन प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हो और इन बातों को सत्य मानते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं तो इन बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती। तुम्हें भी यमुनानगर जाना है? चलो फिर साथ में चलते हैं। जो भी होगा निपट लेंगे हम दोनों। आप घबराइए मत। मैं औरत होकर नहीं डर रही और आप पुरुष होकर इतना डर रहे हैं। कुशीनगर के बाद आपका गांव यमुनानगर पड़ता है, तो कुशीनगर तक हम दोनों साथ में चलते हैं। वो औरत ये बात बोल तो रही थी, पर मेरा उस औरत पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस औरत के बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें अब शरीर पर सुई चुभने जैसी लग रही थी और हम दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ समय बाद बारिश और भी तेज हो गई। अब हमें लगा कि कहीं रुक जाना चाहिए और सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश के बूंद के गिरने की भयानक आवाज आ रही थी। और जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतजार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे बहन, बताया नहीं आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आ रही हो? थोड़ी देर तक वो औरत शांत रहती है और फिर बोलती है, क्या करोगे भाई? नाम जान के कौन सा? इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है। भैया मैं तो शहर की हूँ, एक काम से गांव आई हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब इतने कम समय में मुलाकात करने से क्या फायदा, और क्या फायदा होगा आपको मेरा नाम जानकर? अच्छा ठीक है। लगभग 20 मिनट बाद बारिश शांत हो जाती है। हम दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्ते से भरा था। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी और गांव वालों का कहना है कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का क्या राज है मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज काफी भयभीत कर रही थी और ये औरत भी मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। ना ये औरत मुझे अपना नाम बता रही थी, ना ही पता बताना चाहती थी। इस औरत के बातों में कितनी सच्चाई है, ये प्रश्न मेरे दिल और दिमाग को छल्ली कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से उसके साथ चलता रहा। ये औरत ना ही मुझसे बातें कर रही थी और ना ही अपना नाम और पता बता रही थी।
सिर्फ ये औरत आगे बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मानो इसको जरा सा भी डर ना लग रहा हो। पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके आगे बढ़ता रहा। तभी सामने एक लकड़ी का बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौटकर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस औरत से पूछा, अरे बहन, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, आप इन सब बातों को छोड़ो, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा गांव अब करीब ही है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात भी हो चुकी है, ज्यादा समय बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें घर भी पहुंचना है। और फिर हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही थी और ये डरावनी आवाज सुनकर रूह कांप जाता था। अब मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं अब जल्दी से अपने गांव पहुंच जाऊं और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एक कुटिया दिखी। हम दोनों जल्दी से उसे कुटिया के पास पहुंचे। वो कुटिया बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जंगल से अजीब अजीब आवाज आने लगी। कभी बच्चों के रोने की आवाज, तो कभी बच्चों के हंसने की आवाज, तो कभी किसी औरत के हंसने की आवाज। मुझे ये आवाज सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उस औरत से बोला, अरे बहन, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, हमें यही रुक जाना चाहिए। लेकिन उस औरत का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी। ये देखकर तो मेरा रूह कांप गया, मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज और कुछ औरत के रोने की आवाज जोर जोर से आने लगी। फिर मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मैं अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वो सारी आवाज शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी मुझे फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद हैरान रह गया कि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था, वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे सच में अब बहुत डर लगने लगा। मैं उस भयानक जंगल में अकेला ही रह गया। वो लड़की भी पता नहीं कहां चली गई। थोड़ी देर बाद फिर उस औरत के रोने की आवाज दोबारा आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा है। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कोई लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। ठीक से वो दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा ये वही शहर वाली लड़की हो। फिर मैं उसके करीब गया तो देखा वो वही लड़की थी जो मेरे साथ आई थी। मैंने उससे पूछा, अरे बहन, इतनी भयानक जंगल में तुम कहाँ खो गई थी और क्यों रो रही हो? तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। उस लड़की के ऐसे हंसने से मैं पूरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि मैं अब इस जंगल से बाहर जिंदा नहीं जा सकूंगा। तभी अचानक आसमान में भयानक बिजली कड़कती है और तेज रोशनी हो जाती है और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये मंजर देखकर मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी रात है। मैं डर के मारे ना ही बोल पा रहा था और ना ही उस जगह से हिल पा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके हनुमान जी का नाम लिया और वहां से भाग निकला।